हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी यूपीएसआई की जो चैप्टर वाइज सीरीज चल रही थी, लगभग वो ख़त्म पे है। अभी कुछ और टॉपिक हैं जो अपलोड होने, इधर से अपने साइड से सारे रिकॉर्ड हो गए हैं। ठीक है, तो आपका जो ये यूपीएसआई का जो प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो मैंने कहा कि प्रैक्टिस सेट भी बच्चों को कराना चाहिए, इसलिए मैंने प्रैक्टिस से स्टार्ट कर दिया। तो आज का जो हमारा सेट नंबर है वो तीसरा है। आप यहाँ से देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में देखने को मिलेंगे। आप मेरे साथ क्वेश्चन बनाइए, आप देखिए क्वेश्चन बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, आपकी स्पीड क्या है, आपसे गलतियाँ क्या होती, आपका अप्रोच क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यही प्रैक्टिस में यही सारी चीज़ सीखना है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन में वो टेबल का सवाल है। कह रहा है कि निम्न तालिका में माध्यिका की गणना कीजिए। और डेटा कैसा दिया है बेटा? ग्रुप डेटा दिया है। ग्रुप डेटा के लिए जब हम माध्यिका निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये बताएंगे। तो आप कहेंगे सर कि ग्रुप डेटा के लिए जो माध्यिका निकालते हैं ना, तो हम कहते हैं L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। CF क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। मीडियन की जो लोअर वैल्यू होती है वो L होती है, F होती है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता इसे बोलते हैं। H क्लास साइज होता है, N नंबर ऑफ जो मतलब आप कह सकते हो कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहीं पे एक कॉलम बनाएंगे इसको हम, और क्या करेंगे, यहीं पे हम बेटा CF लिखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो हमें ये सारे डेटा चाहिए, वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। तो बहुत आसान है, जब हमें CF लिखना होगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। और ये क्या हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा, 18 21 और 18 कितना होगा, 20 30 38 39 हो जाएगा। 39 6 कितना हो जाएगा, 45 आएगा। 45 3 कितना होगा, 48 होगा। 48 2 कितना बनेगा बेटा, 50 बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि n की वैल्यू कितना मिल गई, यही हमारा आप जोड़ोगे तो 50 आएगा। यही क्या होता है, n होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो कहते हैं इसे n कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू अगर 50 है तो n/2 जो है ना, n/2 जो है बेटा वो कितना है, वो 25 है। तो मेरी बात ध्यान से समझना। इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियन वो वाली क्लास होगी, मतलब कि वो मीडियन वाली क्लास होगी जो 25 से ज़्यादा है। 25 से जस्ट बड़ी कौन सी, ये वाली है। इसका मतलब ये, तो आप यहाँ पे देखिए कि मीडियन के जस्ट बिफोर जो होगी वो CF होती है। इसका मतलब है कि यही आपकी क्या है, यही CF है। ठीक है ना, ये क्या है, ये आपका F है। ठीक, और ये क्या है, L है। ये क्या है बेटा, ये L है। तो आप वैल्यू उठा के पुट करो, बस आपका आंसर आ जाएगा। L कितना निकाला, 30 है ना, प्लस n/2 आपने कितना निकाला है, 25 निकाला है, माइनस CF मीडियन जो वाली क्लास है जस्ट उसके ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 18। ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, F आप कहेंगे सर 21 है। ठीक है, और क्लास साइज कितना है, 10 है। तो 18 2 20 7 27 7 21, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 30 प्लस 10 बटे में अगर 3 करूं तो क्या हो जाएगा, 3.33 3.33। तो आप कहेंगे सर कि जो आएगा 33.33 आंसर आएगा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आपने देख लिया कि ग्रुप डेटा की हम मीडियन कैसे निकालते हैं। क्या आपको L निकालना आया कि नहीं आया? आप क्या करो, सबसे पहले जो ये फ्रीक्वेंसी ली है इनको सम करो, या तो आप क्या करो कि CF लिखो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे इसको आपने लिखा तो इसमें लिखना है, इसके साथ इसको जोड़ो पीछे वाला, फिर इसमें लिखना है 12 6 18 21 18 39, और इसमें 6 में 39 जोड़ो 45, 45 में 3 जोड़ो 48, 48 में 2 जोड़ो 50 आ गया। यही आपका n भी होता है, तो आप ये जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने तो कहा ये भी n होगा, ये भी 50 ही होगा, आप जोड़ के देख लो। 3 2 5 6 11 है ना, 11 4 15 और 15 2 17 3 20 और 30 50 बन गया। 50 का नहीं बना तो आपने वैल्यू निकाल ली। L की F क्या होती है, जब जो भी आपने 25 निकाला तो जस्ट 25 से बड़ा क्या था, 39 था। यही हमारी मीडियन वाली क्या होती है, यही मीडियन वाली क्लास बन जाती है। तो इसकी जो लोअर डाटा होगी वो L कहलाती है, F फ्रीक्वेंसी हो जाती है, इसके जस्ट ऊपर वाला CF हो जाता है। सारी वैल्यू मिल गई, हमें आंसर मिल गया। अगले सवाल की तरफ आते हैं। करा कि नीचे दिया गया वृत्त चित्र 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्या 4000 है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या को इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्या के प्रस्तुत के रूप में दर्शाया गया है। अच्छा ठीक है, मतलब 4000
क्या कह रहा है, कुल बेचे 4000 ट्रक बेचे गए, लेकिन अलग अलग कंपनी है। देखो एच, ये कलर बता रहा है कि ABCDEFGH इतने कलर के हैं, मतलब कि इतनी कंपनियां हैं। एच मतलब 8 कंपनियां हैं, ठीक है, ये बता भी रहा है। BCF तथा एच द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 6 नहीं 8 कंपनियों द्वारा, 6 नहीं, इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितनी % कम है, ये बताना है। सभी 8 कंपनियों द्वारा जो बेचा गया ट्रक है टोटल कितना है, 4000 है, ठीक है ना। तो सभी 8 कंपनियों द्वारा जो ट्रक बेचे गए हैं वो कितने हैं, 4000 है। कह रहा है 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितनी % कम है, % बताना है, लेकिन किससे, BCFH है ना, BCFH। तो बी में कितना बिक रहा है बताओ, बी कौन सा है, पीछे वाला पोर्शन होगा, बी ये है, ये हमारा क्या है बेटा, बी है, ठीक। सी कौन सा है, येलो वाला, ये सी है। और एफ कौन सा है, एफ डार्क ब्लू, ये है, ये हमारा एफ है। और एच कौन सा है, एच हमारा है, ये 2 है भाई, ये वाला है शायद, ये एच है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि सभी कंपनियों द्वारा मिला के बेचा गया 100%। आप जोड़ लीजिए, 8 2 10, 10 10 20, और 20 10 30, 30 10 40 के शून्य हासिल 4, ठीक है ना। तो 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10, ठीक है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया। अब इनको जोड़ लो, बस खत्म, कि BCFH द्वारा कितने % में तुलना कर लो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, % ही निकालना है, ठीक है ना। तो कितने % कम है, सबके द्वारा 100% बेचा गया है 8 कंपनियों द्वारा, ठीक है। और इनके द्वारा कितना बेचा गया है, जोड़ लो, 27 18 और 6 14। तो देखो इसको ऐसे करेंगे हम, हाँ चलो ठीक है। तो 8 7 15, 15 5 20, 6 26 के 6 हासिल 2, है ना। तो 2 2 4 1 5 1 6, तो 66% इन सब के द्वारा बेचा गया। कितना कम बेचा गया, तो आप कहेंगे सर 34% कम बेचा गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, 34% आंसर आ जाएगा। मतलब सभी कंपनियों ने 100% बेचा, लेकिन BCFH द्वारा बेचा गया कितना, 66%, ये जो यहाँ पे बता रहा है। तो इन्होंने 66 में कितना कम बेचा, तो 66 और इसका अंतर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 34% आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए और उनके द्वारा नीचे के दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्कूल बी और स्कूल डी में जीव विज्ञान को चुनने वाली छात्राओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। स्कूल बी और स्कूल डी में जीव विज्ञान को चुनने वाली छात्राओं की संख्या का अनुपात, बी और डी, देखो ध्यान से पहले तो हम किसे फोकस करेंगे, हम सिर्फ बी और डी पे फोकस करेंगे। बी और डी में चुनने वाली छात्राओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या है, जीव विज्ञान को चुनने वाले छात्राओं, मतलब कि ये बॉयज़ हैं और ये क्या हैं, गर्ल्स हैं। और कह रहा है नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्होंने जीव विज्ञान को चुना। मतलब कहने का है कि नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या, क्लास ए में, स्कूल का नाम है, मान लीजिए क्लास ए है, उसमें 900 विद्यार्थी हैं जिनमें से, लेकिन क्या दिया, ये % में दिया है बेटा, याद रखना ये सब किस में है, % में है, 30 नहीं है, % में है। इसका 900 में से 30% ने क्या चुना है, सिर्फ और सिर्फ जीव विज्ञान चुना है। 9 त्रिक 27, कितना, 9 त्रिक 27, 270 ने क्या चुना है, 270 ने विज्ञान चुना है सिर्फ, जिसमें से 7 और 8 के अनुपात में 7 लड़के और 8 लड़कियां, 8 7 15। इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15 और 15 अट्ठे 120, 15 एकम 15, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 270, है ना। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे लिखता हूँ, 270 को 15 से डिवाइड करूँगा तो 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, है ना। तो भाई 15 7 5 12 120, 18 हो गया, 18 अट्ठे। इसका मतलब है कि एक क्या उनसे पूछा, बी में पूछा है। अच्छा, हम एक ही हम बात ही नहीं करेंगे बेटा, हम एक ही बात ही नहीं करेंगे। उसने बी और डी कहा है बस, तो बी में कितना, 36 72 दूना 144। इसका मतलब है कि बी में जो छात्र थे टोटल विज्ञान लेने वाले वो 144 हैं। 144 में से 7 लड़कियां हैं, 12 में से 144 का 7/12 आप निकाल दो तो ये जो हो जाएगा, तो 12 बने 144, इसका मतलब 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84। लड़कियों की जो संख्या कितनी है, 84 है बी में। और डी में जीव विज्ञान, तो डी में कितना हो जाएगा, 18 अट्ठे 144, 144, 9 3 12, है ना। तो 144 का यहाँ भी हम क्या करेंगे, 9/12 करेंगे तो 12 नविया कितना हो जाएगा, 108, 108। यही रेशियो हमसे पूछा गया है। ये किस स्कूल का है, ये है, मतलब
कि टोटल बच्चे 800 थे, 800 में मात्र 144 बच्चों ने जीव विज्ञान लिया, जिसमें से 3:9 के 108 लड़कियों ने लिया, है ना। छात्राओं की संख्या का अनुपात बताना है तो किससे कटेगा, 12 से 84, 12 9 108, 7/9 आएगा, मतलब 7:9 आ जाएगा। सो 7:9 इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं, देख लो भाई, कोई डाउट हो तो देख लो, क्लियर है। आगे चलते हैं कि दिया गया बार ग्राफ 2003 के दौरान विभिन्न व्यय शीर्षों के तहत एक कंपनी के व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। यदि ऋण, अच्छा ठीक है, यदि ऋण पर ब्याज की राशि 3.15 करोड़ रुपए, तो वेतन करों और बुनियादी, वेतन पर, करों पर और बुनियादी ढांचों पर व्यय की कुल राशि ज्ञात करें। और क्या दिया, 3.51 करोड़ किसकी है, ऋण पर, ऋण पर 3.15, ऋण पर ब्याज जो है मतलब 17.5 की वैल्यू कितना दे रखा है, 3.15 करोड़। आप यहाँ देखो 17.5 की वैल्यू 3.15 करोड़ है, ठीक है ना। तो आप देखो कह रहा है कि वेतन, कर और बुनियादी ढांचों पर, तो वेतन पर 20%, कर पर 10%, बुनियादी ढांचे पर 20, 20 40 10 50%, मतलब 50% नहीं, 50 की वैल्यू यूनिट में, सॉरी यूनिट में रहेगा। तो यहीं पे बस 17.5 की वैल्यू इतना है, तो 17×3 = 51 बनेगा, मतलब इसका 3 गुना करीब बन जाएगा, थोड़ा सा कम बनेगा, 3 गुना के थोड़ा कम, मतलब आपका 9 बनेगा, 3×3 = 9, हाँ ये बनना चाहिए। चलो ठीक है, हटा लेता हूँ, यहाँ से इसको हटाऊँगा और एक 0 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा, हट गया। मैं किससे करूँगा इसको, यहाँ पे चलो 5 से कट देता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि 5 × 15 और 50 25, ठीक है ना। 35×350, 35 9 कितना होता है, 315 होता है। इसका मतलब कितना आ गया, 9 करोड़ आ गया बेटा आंसर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर। भाई ये कह रहा है कि ऋण पर ब्याज की राशि 315 करोड़ है, और यहाँ पे कह रहा है प्रतिशत खर्च, अच्छा हाँ प्रतिशत में ही दिया है, 17.5% में दे रखा है, 17.5% की वैल्यू 3.15 है। आपसे पूछा क्या है कि वेतन, कर और बुनियादी ढांचे पर, वेतन पर, कर पर, बुनियादी ढांचे पर, तो कितना 50%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, वैल्यू निकल के आ गई, ऑप्शन आ गया 9 करोड़। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शीशे के अर्ध गोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंख में ढाला जाता है। शंख के आधार की त्रिज्या क्या होगी। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये क्या है, एक अर्धवृत्त है, ठीक है ना, इसको आपने एक शंख के फॉर्म में ढाल दिया ऐसा, तो दोनों के आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले की, इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, वो 4 सेंटीमीटर है, और कह रहा है 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, एच की वैल्यू कितना है, 72 है, एक लंबवृत्तीय शंख में ढाला जाता है। शंख के आधार की त्रिज्या हमें आर निकालना है, क्या निकालना, आर। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/3 पाई और आर स्क्वायर एच, आधार का क्षेत्रफल इंटू एच होता है ना। तो ये 3 से 3 कट जाएगा और पाई से पाई कटेगा, आप कहेंगे यस सर कटेगा, 4 है, और आर की वैल्यू कितना है, 4 है, 4 चौक 16 चौको 64, ये 64 हो गया। यहाँ पे आर की वैल्यू कितना निकालना है, आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितना दिया, 12 दिया है, ठीक है ना। तो 32 मतलब 8 × 64 और 8 × 9 72, ठीक है ना, 8 × 9 72। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 8 चौक 32/9, इधर देखिए आर स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो 32 क्या आ गई, 9 आ गई, क्योंकि अब कटेगा नहीं, और आर की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी कितना, यहीं से हम निकालें शंख के आधार की त्रिज्या क्या होगी, यहीं से हम वैल्यू निकालेंगे अगर, तो चलो पहले सिंप्लीफाई कर लें इसको, 9 × 27, 1 मिनट, पहले इसको यहीं पे कट कर लो, तब आर की वैल्यू, तब थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए। 4 चौक 16 चौको 64, 72 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, पॉइंट में ही आया है। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा चलो ठीक है, 32 इतना है, तो आर की जो वैल्यू होगी ना √ का 32/9 हो जाएगा, मतलब 3 ऐसे बाहर आ जाएगा, और 4 चौक 16 दूना 32, 4√2 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 4/3 और √2 का मान 1.414 यही होता है, ठीक है ना, यही होता है ना। तो 14 चौको 56 बटे क्या करूँगा मैं, यहीं पे मल्टीप्लाई कर लूँ चाहो तो, या मैं ऐसे कर दूँ कि 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 × 3 3 × 9 1.33 है ना, मल्टीप्लाई करूँगा, जो मेरा आंसर आएगा वही आंसर बनेगा। कहने का मतलब
33 तेरह तो हम 169, ये समथिंग ये वाला आंसर आएगा। 1.63 करके देखता हूँ। देखो आप इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, ये आ गया। इसको 3 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 2 5 26 है ना, 26 आएगा। तो 3 अठे 24, 3 अठे 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे बेटा, तो क्या कह रहा है 5 में कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबित शंख में ढाला जाता है। शंख के आधार की त्रिज्या क्या है। मैं कहता हूं कि एक अर्धवृत्त है, ठीक है ना। इस अर्धवृत्त को क्या किया गया है कि एक शंख में ढाला गया है। आप समझ रहे हैं कि दोनों के आयतन क्या होंगे, सेम होंगे। अब वृत्त का आयतन क्या होता है, सॉरी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसका आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अगर इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है तो क्वेश्चन में दिया कितना है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। इसकी त्रिज्या अगर स्मॉल आर है तो, और हाइट क्या है 72 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कहूँगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर और क्या है एच है, ठीक है ना। तो ये 3 पाई और 3 पाई कैंसिल होगा, ये 2 है, 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा, बराबर आर स्क्वायर इंटू कितना है 72 है। तो 8 अठाई 64 और 8 9 72 है ना, तो 8 दूनी 16। इसका मतलब ये हो गया कि जो आर स्क्वायर की वैल्यू जो आई बेटा ना वो कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 16/9 आ गई। तो आर की वैल्यू जो होगी वो 4/3 आ जाएगी। 4/3 मतलब 1.33 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात यहाँ तक, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। बिंदु एम और एन एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु हैं और इन बिंदुओं से उस इमारत के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं। इस इमारत की ऊंचाई कितनी है। तो ध्यान दीजिए कि जब मैं कोई ऐसे एक इमारत है सपोज दैट, तो इससे 2 बिंदु हैं, एक एम है और एक यहीं से क्या है एन है, ये एम और एन है। तो एम की दूरी कितनी है 72 है और एन की दूरी कितनी है 128 है, लेकिन दोनों कोण क्या हैं पूरक हैं। ये 90 थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा। तो हमें यही एच निकालना है, हाइट है किसकी, इमारत की ऊंचाई है। तो मैं क्या कहूँगा कि उस बड़े वाले से बात करूँगा तो tan थीटा क्या बनेगा ज़रा बताओ मुझे। तो आप कहेंगे सर कि जो tan थीटा होगा वो h अपान कितना आ जाएगा, लंबटे पूरे में आएगा तो 128 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो tan 90 माइनस थीटा जो होगा वो क्या होगा h अपान 72 आ जाएगा, ठीक है ना। यहीं पे tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा की बात करूँगा, दोनों मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि tan थीटा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, और tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब है ये पूरी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा h अपान 128 इंटू h अपान 72, तो मुझे यहाँ से h मिल जाएगा, ठीक है। तो h की वैल्यू जब मैं डायरेक्ट निकालूंगा तो 128 172 ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट में आ जाएगा, है ना। तो 64 दूना 128 को 64 और 72 दूना 144 मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत, इसको ब्रेक कर दिया 64 दूना 128 में और 2 इसके साथ 144 हो गया। तो अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि 64 का 8 आएगा और इसका 12 आ जाएगा। तो 12 8 कितना आ जाएगा बेटा 96 आएगा, और 96 मीटर में है तो मीटर आ जाएगा ऊंचाई। तो सो ऑप्शन इमारत की जो ऊंचाई है वो 96 मीटर है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी का चौथा और सातवां पद क्रमशः 11 और -4 है। 15वां पद क्या है। समांतर श्रेणी ये होती है कि मान ली कोई सीरीज दे रखी है, उसमें सभी जो टर्म होते हैं ना उनके बीच में कॉमन डिफरेंस, मतलब डिफरेंस जो होता है सब में इक्वल होता है, तो समांतर श्रेणी होती है। मतलब कि जो पद हैं a2 - a1 या a3 - a2 या a4 - a3 अगर करेंगे तो डिफरेंस सब में सेम आना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब कह रहा है कि फोर्थ और 7th टर्म की बात कर रहा है। फोर्थ टर्म दिया है कितना 11 और 7th टर्म कितना दिया है -4। इनके बीच के डिफरेंस कितना है 3 है, और नंबर का डिफरेंस 15 है। तो 15 को, मेरी बात ध्यान सुनना, 15 को बीच का डिफरेंस कितना है 3 है, और नंबर का डिफरेंस कितना है
नंबर का डिफरेंस कितना है, तो मैं यहाँ पे देखो ऐसे कहता हूँ, बीच का डिफरेंस कितना है 3 है, और नंबर का डिफरेंस कितना है 15 का है। अरे भाई 11 माइनस 4 माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 15, तो 3 का डिफरेंस कितना है 15 है, ठीक। तो 1 का डिफरेंस मतलब 5 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है 15वां पद क्या होगा, तो आप 15 टर्म की वैल्यू पूछा है, तो 8 7 15। तो जब जब 3 का 15 मतलब 1 का 5 है ना, 1 का 5 है, तो 8 का क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसका मतलब माइनस में बन जाएगा, तो ये जो होगा ये 40 और मतलब -4 और -40 कितना हो जाएगा, माइनस का 44 हो जाएगा ये ऑप्शन। अगर आपको ऐसा नहीं आया तो आप जानते हैं किसी समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है, आपसे 15वां पद पूछा है, तो आप इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है, nवां पद जो होता है उसे हम कहते हैं कि ln इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस अभी आपने निकाल लिया था, कितना है 5 है, डी की वैल्यू कितना है 5 है, पदों की संख्या कितनी है 15वां पद है, तो पदों की संख्या 15 की होगी, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म आपको निकालना पड़ेगा, सवाल आपका आ जाएगा। फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा, तो जब आप इधर जाओगे ना तो इसके बाद थर्ड होगा, फिर सेकंड होगा, फिर फर्स्ट होगा, तो 11 5 16, 16 5 21, 21 5 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि माइनस होते होते आया है, 11 5 16, 16 5 21 और 21 5 26। इसका मतलब फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, तो आप कहेंगे सर 26 है, प्लस n माइनस 1, n कितना है 15, 15 माइनस कितना करोगे, हाँ ठीक है, और 14 हो जाएगा, इनटू कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना रहेगा बेटा, कॉमन डिफरेंस 5 निकाला है आपने, कितना निकाला 5, तो मैं कहता हूं कि 26 और 15वां पद पूछा है मुझसे ना, तो फर्स्ट टर्म जो होगा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत बेटा, एक कॉमन डिफरेंस जो है ना ये 5 नहीं, ये -5 होगा, -5 कम होता आ रहा है ना, -5 कम होता है, तो ये वाला जो आ जाएगा ना यहाँ माइनस आ जाएगा, क्या आएगा माइनस आएगा, 14 पंचे 60, तो आप क्या आएगा माइनस का 44 आएगा। पर इतना करने की जरूरत थी क्या, बिल्कुल भी नहीं था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, रोश शब्द के अक्षरों से अलग अलग अक्षर के कितने शब्द बनाए या शब्द या विचार बनाए जा सकते हैं। आपने अगर इसको ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, रीजनिंग में भी आ जाता है सवाल, और खास करके यूपीएसआई में प्रीवियस क्वेश्चन है तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ये प्रीवियस का ही कोई क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस सेट में। तो रोश शब्द के अक्षरों से अलग अलग अक्षर कितने बनाए जा सकते हैं, तो आप देखिए अक्षर कितने हैं बेटा 5 हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि 1 2 3 4 और यहीं पे 1 कर दिया 5, तो आपको पहला शब्द, अच्छा बताओ पहले वाले खाने में क्या रख दूं, आप कहते हैं सर 5 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई रख दो, कोई भी रख दो, ठीक है ना। यहाँ पे रखने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5 है, ठीक है ना। उसके बाद फिर 1 रख दिया तो बचा कितना, मान लो R रख दिया तो बचा कितना 4। अब यहाँ से इन चारों में से कोई भी रख सकते हो, तो कितना हो गया 4 हो गया। आपने मान लो ये S रख दिया तो बचा कितना 3, 3 में से कोई भी रख सकते हो। अब आपने मान लो T रख दिया तो कोई भी 2 बचा रख, तो 2, उसके बाद लास्ट में 1, तो 5 चौक 20 थे, 4 दूना 120। इसका मतलब है कि 120 तरीके से शब्दों का विचार किया जा सकता है। कैसे, जैसे ऐसे 5 शब्द थे, कौन कौन से थे, रोस्ट, इस रोस्ट में से आप चाहते हैं कि कोई भी शब्द रख दें पहले। अब आप बताओ कोई भी रख दो, बनाना है, तो मैं कहता हूं कि आप ए रख दो, ए रख दिया, नहीं कहता, कोई कहता एस रखो, कोई कहता टी रखो, कोई कहता ओ रखो, कोई कहता आर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इस खाने में रखने के शब्दों को रखने के तरीके कितने हैं 5 हैं, 5 पॉसिबिलिटी है, संभावना 5 रखा जा सकता है। लेकिन मान लीजिए एक ए रख दिया तो बचा कितना 4, यहाँ पे इन चारों में से कोई रख सकते हो, मतलब 4 रख सकते हो। फिर एक मान लीजिए रख दिया तो बचा कितना 3, 3 कोई भी रख सकते हो, मान लो ये रख दिया, बचा 2, 2 में से कोई रख सकते हो, फिर 1 तो बचा, वही हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 पासों को एक समय फेंका गया, कितनी संभावना है कि उन दोनों में जो अंक प्राप्त हुए हैं उनमें अंतर 1 हो, ठीक है ना, अंतर 1 हो। तो आप बताइए कि जब 2 पासे फेंकेंगे तो दोनों की प्रायिकता 6 6 36 हो जाएगी। तो पहली बात तो
प्रोबेबिलिटी जो होती है नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, है ना, हाँ, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये प्रोबेबिलिटी में होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 36 तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन पेयर कितने बनेंगे, जरा दो पासों से फेंकने में अंतर 1 होना चाहिए। मैं कहता हूँ पहले पासे में 1 और 2 आ गया, पहले में 1 आया, दूसरे में 2 आया, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा उछाला तो पहले में 2 आ गया, दूसरे में 1 आया। एक बार पासा उछाला, दोनों पासे ऊपर फेंका, तो पहले में 1 आया, दूसरे में 2 आ गया, तो दोनों में अंतर कितने का हो गया, 1 का हो गया। फिर दोबारा उछाला तो पहले में 2 आ गया, उसमें 1 आ गया, तो अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पहले दोनों पासे उछाला, एक में 2 आया, एक में 3 आया, अंतर 1 हो गया। तो दूसरा भी ऐसा हो सकता है, पलट जाएगा, ठीक है ना। और फिर 3 4, फिर 4 3 5 4 5 5 4 5 6 6 5। आप किसी पास दो पासों एक साथ उछालोगे तो हो सकता है 1 2 आ जाए, दोनों में अंतर, पहले में 1 में आया, दूसरे में 2 आया। दोबारा फिर उछाला तो हो सकता है 2 1 में आया, 1 में अंतर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। कितना आ गया, 10 आ गए। तो आप ये कहेंगे कि 2 पंचे 10 और 2 18 36। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5/18। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आया, जब दोनों पासे उछालेंगे तो दोनों की जो टोटल होगा वो 36 बनेगी, टोटल आउटकम। लेकिन नंबर ऑफ आउटकम क्या हो सकते हैं, जिनके अंतर 1 हो। आपने 2 पासे लिया, एक उछाला, एक में अंतर, एक में 1 आया, एक में 2 आया, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 हो गया, माना जाएगा। लेकिन आपका मन किया कि नहीं सर फिर से उछालूंगा, फिर से आपने उछाल दिया, तो इस वाले में 2 आ गया, इसमें 1 आ गया, पलट गया, आ सकता है। तो कितने हो गए, 2 बार हो गए। ऐसे ही फिर से उछाला तो 1 में 2 आया, 1 में 3 आया, अंतर कितना, 1 हो गया, तो यही सेम पलट जाएगा। तो यही सीरीज चली जाएगी, तो वहाँ पे 10 बार हो गए, ऐसे 10 आउटकम बनेंगे। तो 5/10/36 होगा, तो 5/18 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। अंग्रेजी शब्द के सिंडिकेट, सिंडिकेट को कितने विभिन्न तरीकों से योजित या क्रमबद्ध किया जा सकता है कि सारे स्वर सम स्थिति में लग जाएं। कितने स्वर हैं जरा ये बताओ, कितने स्वर हैं जरा ये बताओ। तो स्वर मुझे दिख रहे हैं, तो पहले तो देखो नंबर कितने हैं, देखो पहले ये समझाता हूं मैं। सिंडिकेट लिखा है ना, सिंडिकेट, सिंडिकेट लिखा हुआ है बेटा, ध्यान समझना। तो मैं इसकी नंबरिंग करूंगा, पहले आपको समझाना चाहता हूं मैं क्या, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। कह रहा है कि सिंडिकेट को कितने विभिन्न तरीकों से योजित या क्रमबद्ध किया जा सकता है कि सारे स्वर समस्थिति में लग जाएं। सारे स्वर समस्थिति में, पहले पता करो स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं पहले ये पता करो। तो आप देखिए, तो एक तो ये है ना, एक ये है और एक ये है। कितने स्वर हैं, 3 हैं। और रखना कितनी जगह है इनको, आप इनको रखना चाहेंगे तो इनको रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। 4 स्थान है, 3 अक्षर को रखना है ना। स्थान कितने हैं, 4 हैं। देखिए ऐसे मान लीजिए कि 4 स्थान हैं और 3 अक्षर को रखना है, तो इनकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो आप क्या कहेंगे कि इनको रखने के जो तरीके होंगे ना, आप इन्हीं तीनों को कहीं ना कहीं रख सकते हो, कहीं और तो नहीं है, AIOU बस, ठीक है। सिंडिकेट है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3 तरीके से रखेंगे, कितने, 3 तरीके से रखेंगे। उसके बाद फिर क्या रखेंगे, उसके बाद 2 से रखेंगे। 1 मिनट, हाँ, अंग्रेजी शब्द सिंडिकेट को कितने विभिन्न तरीकों से योजित या क्रमबद्ध किया जा सकता है कि सारे स्वर सम स्थिति में लग जाएं, सारे स्वर सम स्थिति में लग जाएं। तो सम स्थिति में लगने के लिए 2 4 6 8 पे आ सकते हैं, ठीक है ना, यही तो बात है। आप कहेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि स्वर कितने हैं, स्वर कितने बेटा, स्वर 3 हैं। और स्थान कितने हैं, स्थान कौन से, सम स्थान कितने हैं, 4 हैं। रखने का तरीका क्या होगा, आप देखिए पहले। तो आप कहेंगे सर कि 4 स्थान हैं, आप इन चारों में स्थानों में से किसी एक स्वर को रख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर पहला 4 हो गया, इधर देखो पहले, तो क्या लिखेंगे 4, फिर क्या रखेंगे 3, फिर क्या करेंगे 2, और 4 3 12 दूना 24, कितना हो जाएगा 24 तरीके से इनको रखा जा सकता है, ठीक है। अब बचा हमारे कितने, ये स्थान कितने बच गए, 5, टोटल स्थान कितने थे 9। अब 5 स्थानों में से कितने नंबर को रखना, जरा ये देख लो। तो 5 स्थान है, 5 अक्षर बचे हुए हैं,
तो आप रखेंगे, कहेंगे इनको 5 तरीके से, फिर इनको 4 तरीके से, फिर इनको 3 तरीके से, फिर इनको 2 तरीके से, फिर इनको 1 तरीके से, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 5, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 24 गुणे फैक्टोरियल 5, 24 गुणे फैक्टोरियल 5 तरीके से रखा जा सकता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि उसने कहा कि विभिन्न तरीकों से योजित क्रमबद्ध किया स्वर सम स्थिति में लग जाएं, सम स्थिति में लग जाएं। तो आप ये बताइए कि जैसे 3 स्वर हैं, कौन कौन से, आई, ए और ई, ठीक है ना। 4 स्थान पे रखना है, 4 स्थानों पे रखना है। तो आप एक अक्षर को रखने के कितने तरीके हो सकते हैं? 4 भाई 4। आप चाहें तो यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें। मैं इसको अगर इरेज कर दूँ थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे ये बात तो आपको समझ में आई होगी, इसको भी समझ लो थोड़ा सा। तो आप चाहे जहाँ रख सकते हो। तो आपने कहा सर 4 जगह रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर बचा कितना आपके पास जगह? एक जगह फिल हो गई, आपके बचा 3 जगह। अब आप चाहोगे तो 3 जगह रख सकते हो। तो आपने कहा 3 तरीके से रख सकता हूँ। फिर कितना? फिर 2 से, फिर 1 से। तो 1 का लिखें, तो 4 3 12 2 24। तो 24 गुणे फैक्टोरियल 5 तरीके से क्या किया जाएगा, उसको लगाए जा सकते हैं। आगे चलता हूँ। कह रहा है कि ड्रॉट शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से क्रम व्यवस्था की जा सकती है अगर स्वरों का हमेशा एक साथ रखा जाए। तो हमेशा एक साथ रखा जाएगा तो आप ये जानते हैं कि ए और यू है। अब ए और यू हो या यू और ए हो सकता है, इनको रखने के 2 तरीके हैं, लेकिन अक्षरों की गिनती हो जाएगी तो एक साथ काउंट किए जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6। तो आप ये जानते हैं टोटल तो है 7। तो इनको रखने के तरीके कितने हो गए? फैक्टोरियल 2 उसको हो गए, ठीक है ना। और फैक्टोरियल 2 हो गए इन दोनों को, स्वरों को एक साथ रखने के। लेकिन अब इनको एक काउंट किया जाएगा, पूरा क्या किया जाएगा? 1। तो अक्षर कितने हैं? 5। तो इसका मतलब है कि आपके पास 5 अक्षर हैं ऐसे, है ना। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या रखोगे? तो आप कहेंगे सर इसमें से कोई एक अक्षर उठा के रख दो। आपने रख दिया। तरीके कितने बन सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6। आप 6 अक्षर हैं तो 6 तरीके से रखा सकता है। एक रख दिया आपने, खत्म। एक अक्षर यहाँ से रख दिया, कट गया, मान लीजिए डी रख दिया। अब आपके पास बचे 1 2 3 4 5। तो आप कहेंगे सर इनको 5 तरीके से, फिर इनको यहाँ पे हमें 6 है ना, तो इनको 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो ये क्या हो जाएगा? ये फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती क्या है? फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती क्या है? तो आप कहेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो 6 पंचे 3 चौक 12, 120, 3 60, 72 72, 720। और 720 गुणे क्या करोगे? 2 करोगे, 2 गुणे 1 2 ही होगा। तो कितना हो जाएगा? 72 44, 1440, 1440 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कहने का मतलब है कि किसी भी, जैसे कहते हैं ना कि 5 अंकों की संख्याएं रिपीटिशन ना हो, ठीक है ना, अगर रिपीटेड हो, अलाउड हो या ना हो, तो उस तरह से बनता है सवाल। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है। यहाँ पर रीजनिंग के भी सवाल इसको आप लगता होगा, लेकिन मैथ और रीजनिंग दोनों जगह पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, अगर इस पर आपको सवाल देखना है तो हमारे शॉर्ट्स हैं, हमारे चैनल पड़े हुए हैं, उनको शॉर्ट्स को आप देख लीजिए, वहाँ से आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी एक छोटी सी क्लास बना दूंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की चैप्टर वाइज में, वहाँ पे पढ़ी, अभी डाली नहीं गई, पड़ जाएगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। शेषफल तो शेषफल 4 है। शेषफल ज्ञात कीजिए 15n को 9 से विभाजित किया जाता है, तो जब n है उसको 9 से विभाजित किया गया तो शेषफल कितना है? 4 आया। तो 15n, इसका मतलब है संख्या के साथ क्या क्या किया गया? 15n किया गया। और कह रहा है कि n से विभाजित किया जाए, 9 से विभाजित किया जाए, तो इसको भी 15 से गुणा करो, 15 चौको 60 हो जाएगा। 9 से विभाजित करो तो 60/9 करेंगे तो 9 छक 54 और 6 60। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, मतलब कहने का कि जो काम मैंने संख्या के साथ किया वही हम शेषफल के साथ किया। संख्या को क्या किया? 15 गुना किया, तो शेषफल को 15 गुना करेंगे और फिर उसी सेम संख्या से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही फाइनल रिमाइंडर आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 छक 54, रिमाइंडर कितना आ गया? 6, ठीक है ना। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर। जब एक बड़ी से बड़ी संख्या x से 716, 1837 और 2545 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है x माइनस वाई का मान क्या होगा, मतलब कहने का यही कोई है, x माइनस वाई का मान है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 1837, मैंने ऐसे लिखता हूँ, 2545 माइनस 1837 कितना आएगा? फिर
2545 माइनस 716, उसके बाद फिर 1837 माइनस 716, ये कर दिया। अंतर कितना आएगा तो आप कहेंगे 15 में से 7 गया 8 आया, और 3 में से 3 गया 0 है, 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 708। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ पे बात करेंगे तो 15 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 होगा, 15 में से 7 गया तो 8, 18, 29 आ जाएगा। 7, 17 में से 6 गया 1 हो जाएगा, और 3 में से 1 गया तो क्या होगा 2 आ जाएगा, और 8 में से 7 गया तो 1। ठीक है ना, कितना आया 1 आ गया, 1121 आ गया। अब आप इनका HCF निकालो। क्या निकालोगे बेटा HCF निकालो। HCF मेथड क्या कहता है तो 11, 21 आप आगे पीछे कर सकते हो, 708 है ना, और 18, 29 डिफरेंस ले लो जिसके बीच में अंतर कम हो। यहाँ पे अंतर मुझे कम दिख रहा है, ठीक है ना। तो 11 में से 8 गया कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, और यहाँ 11 में से 7 गया 4, 413। 413 से तो नंबर नहीं कटेगा क्योंकि 3 के पहाड़े में कभी 8 आएगा नहीं, मतलब 3 से घटाना आता है लेकिन 4 मतलब 2 बार लेके जाओगे तो 826 हो जाएगा, तो 708 कभी आएगा नहीं, कभी नहीं आ सकता। इसलिए इसका फैक्टर बनेगा इसका HCF, और इसका फैक्टर जो होगा वो किससे कटेगा 4, 3, 7, 1, 8 है ना, तो 7 बार, मतलब 7 से 7, 25, 35 है ना, और 7, 9, 63। ठीक है, इसको 7 गुणे क्या कर दूं मैं 7, 25, 35 और 6, 7, 9, 63, 59। चूंकि बड़ा नंबर हम चेक करते हैं, कहूँगा इसका 59 चेक करूँगा तो मैं देखता हूँ कि 59 590 हो जाता, मतलब कि 59 एक कम 59 एक 60, 11, 59 दूना 118। ठीक है, ये नंबर कट जाएगा, ये नंबर कटेगा। अच्छा, क्या 708 से दो नंबर कटेगा क्या 708 दूना 1416। चलो देख लेता हूँ इसी में, ये 60 है, 6 3 18, 180 में 100 कितना जाएगा 177, और 3 2 5 59। हाँ वो तो गया, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ से देखूंगा तो कितनी बार जाएगा 9 बार लेके जाऊँ, 9 1 कम 9, 9 बचे 45, नहीं 19 बार, 19 बार लेगा, 19 में 171 के 1 हासिल 17, 19 बचे 95, और 95 10, 105 और 7 12। ठीक है, इसका मतलब HCF कितना आ गया 59 आ गया। कितना आ गया बेटा 59 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? यही वो जो कहने का मतलब है कि 59 एक ऐसी संख्या है, कह रहा कि जब एक बड़ी से बड़ी संख्या x से 716 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है, y प्राप्त होता है ना। इसका मतलब है कि ये बड़ा से बड़ा नंबर है। अब मैं क्या करता हूँ 716 को 59 से डिवाइड करूँगा, कितना डिवाइड करूँगा तो आपको पता है कि कट ही जा रहा है, तो 8 बार ज़्यादा गया, मतलब कि 8 ज़्यादा है, तो वही 8 शेषफल आएगा। 59 से भाग करो कितनी बार जाएगा, आप इसको पढ़ेंगे 6 है ना, तो 10 बार लेके जाएंगे 590 हो जाएगा। ठीक है, और कितना बार लेके जाएंगे 500, 600, 2 बार और लेके जाएंगे 12, 12 9 108, 12 बार लेके जाएं तो 12 9 108 के 8 हासिल 10, 12 5 60, 10 कितना 70, कितना आ गया 8। यही 8 रिमाइंडर आता है, हर जगह रिमाइंडर 8 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है ना वो ये है, ये बड़ा से बड़ा नंबर है जिसे 59, मतलब 59 एक बड़ा से बड़ा नंबर है जिसे 716, 1837 और 2545 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 बचेगा सभी नंबर में। तो वही पूछा x माइनस वाई का मान क्या होगा, तो 59 माइनस 8 का मान आपसे पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा 51। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा खासा यहाँ पे HCF निकाला गया, लेकिन आपने 7 से मिल गया था नंबर, आसान था। आगे चलता हूँ। कह रहा गेहूं और चावल के बाजार मूल्यों का अनुपात 3:8 है और एक परिवार द्वारा उनकी खपत की मात्राओं का अनुपात 16:3 है। गेहूं और चावल के लिए किए जाने वाले व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो व्यय मतलब खर्च क्या होता है, खर्च क्या होता है, कीमत इंटू खपत होती है। आप कहेंगे यस सर होती है। तो कीमत का अनुपात दे रखा है कितना 3:8 दिया है, कितना 3 मूल्यों का अनुपात है, कीमत का अनुपात। एक पर खपत की अनुपात 16 कितना है 3 है, तो यहाँ पे कहूँगा कि 16 3 48 और 8 3 24, आधा हो गया, आधा हो गया। कह रहा है चावल के लिए किए जाने व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना खर्च किया गेहूं और चावल, ओफो, गेहूं और चावल के बाजार मूल्यों का अनुपात। अच्छा, मैं इसको ऐसा ना लिख कर मैं इसको ऐसा लिख दूं, मतलब जो कीमत है ना बेटा, जो कीमत है वो गेहूं और क्या है वो चावल है।
तो गेहूं के मूल्य अगर 3 है तो चावल का कितना है, 8 है। और उनकी खपत की मात्राओं का अनुपात, 16 अनुपात कितना है, 3 है। ठीक है। गेहूं और चावल के लिए किए जाने वाले व्यय का अनुपात, तो गेहूं के लिए 16 3 48, अच्छा ठीक है, और अतिरिक्त 24 अनुपात पूछा है तो 24 दूना 48 1, तो 2:1 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऐसा मैंने लिख दिया, बात तो एक ही थी पर मैंने ऐसा लिख दिया, साफ साफ आपको दिख रहा है। क्लियर है बात। आगे चलते हैं कि एक धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 13,920 हो जाती है। वही धनराशि उसी साधारण ब्याज दर पर 9 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो मैं कहता हूं कि 9 × 45, ये है क्या चीज़, ये अमाउंट है। जैसे कि आपने किसी से पैसा लिया 9% की दर से 5 वर्ष में वो 13,920 हो गया। कितना लिया था नहीं पता, मतलब कि प्रिंसिपल के साथ ब्याज जुड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 9 × 45, तो 45% की जो वैल्यू है ना वो कितना है, 13,920 है। तो आपसे पूछा क्या है कि 9 वर्षों में कितना हो जाएगा, 9 9 81, 145% की वैल्यू ये है, तो 181% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, लेकिन 9 3 12 2 3 2 1 3, मुझे लग रहा है कि आंसर वही होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। पहली बात तो मैं कहता हूँ इसको कुछ कट करेंगे, लेकिन पूरा कटेगा, ये तो गारंटी है कि 145 से पूरी नहीं तो आंसर किस में आता है, डेसिमल में आता है। डेसिमल में आता, अरे भाई ऐसे कर लिख लो इसको, देखो आपने 3 कर दिया तो 3 चौक 12 कर दिया, मेरी बात ध्यान समझना, 3 चौक 12 और 3 छक 18, 1 मिनट, हाँ 3 चौक 12 3 छक 18, 3 चौक 12 ये हो गया, और 145 और ये गुणे का 181 है। मैं कहता हूँ इतने को सॉल्व करोगे ना कुछ आएगा, लेकिन साथ में क्या रहेगा, 3 मल्टीपल रहेगा। ये नंबर नहीं कट रहा है तो देखो 5 से कट करना चाहो कट कर दो, 5 2 10, 5 9 45 है ना, और 5 9 45, हालांकि 3 का मल्टीपल हम चेक कर लेंगे पहले, तब आगे बात करेंगे, ठीक है ना। पहले 3 का मल्टीपल हम लोग चेक कर लेंगे तब बात करेंगे। अगर 2 ऑप्शन रहेगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम करेंगे ही नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। तो 7 3 10, 7 17 है, 1 18, 2 20, 3 4 24, 3 से कटेगा। ये देखो 5 4 9, 3 से कट रहा है, और 8 1 9, ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो 5 4 9 7 1 8 ये भी नहीं कटेगा, 8 7 15 1 16 ये भी नहीं कटेगा। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नहीं करना है मुझे ना, नहीं करना। अगर हाँ 2 ऑप्शन मिल गया होता तो मैं ये करता, मैंने तो पहले बताया आंसर वही होगा जो 3 का मल्टीपल बन जाएगा। आप चेक करके देख लीजिए, आंसर यही आएगा, ठीक है ना, एक ही ऑप्शन है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर करना है आपकी जिद ही है तो चलो ठीक है, बताता हूँ कि 5 दूना 10, 5 9 45, ठीक है ना, 5 9 45, 5 दूना 10, 5 8 40, 29 का पहाड़ा पढ़ो, 29 का पहाड़ा पढ़ो तो कितनी बार जाएगा, तो कटेगा तो है ही, श्योर है कटेगा। या 29 का पहाड़ा पढ़ो, 9 9 81 और 9 दूनी 18, 9 बार लेकर जाऊंगा तो 290 होता, ज़्यादा हो जाएगा ना, 7 त्रिक मतलब कि 9 त्रिक, हाँ ठीक है चलो। तो 29 दूना कितना होता है, 58 होता है, 58 2 60, 32 तो 34, कितना होता है 34, 348, तो 9 29 दूना 58, 29 3 87 होता है भाई, 29 3 87, 3 90 3 2 5, 29 दूना 58, हाँ 29 3 87 और 29 दूना 58, 32 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको 16 3 48 लिख लेते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, 181 गुणे 16 3 48 या 32 गुणे 3। मैं कहता हूँ 3 2 1 कम 2 2 3 6, आंसर वही होगा जिसका एवरेज कितना आएगा, 6 आएगा। आ गया कि नहीं आ गया। तो इतनी माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, जब आपका आंसर मिल गया है तो। चलो आगे चलते हैं। करा किसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1944 है। यदि इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो। ठीक है, बढ़िया सवाल है, लैंग्वेज बहुत बड़ा है पर आसान सवाल है। ये कह रहा है कि किसी राशि पर मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है, 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने चक्रवृद्धि ब्याज पर और साधारण ब्याज के अंतर कितना है, 1944 है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा, अच्छा इतना हो गया। आपसे पूछा क्या, लास्ट में एकदम एग्जैक्ट वैल्यू लिख लो। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि 10% की दर से कितने समय पर, 2 वर्ष का 21% की वैल्यू आपसे पूछा गया है।
ठीक है। आप देखो ये 1944 कितने की वैल्यू है, तो आप कहेंगे कि 15% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का है, तो 15 गुना 30 और 2.25, इसका मतलब है कि 2.25% की जो वैल्यू है ना 1944 है। क्या समझे? अरे भाई 2 साल का मैं लिख देता हूँ कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 30% हो जाएगा, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2 साल का वो कितना हो जाएगा 30, 2 32, 32 दशमलव क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। कैसे बता देता हूँ, 15 + 15 + 15 गुणे 15 बटे का क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। परसेंट में निकालेंगे तो 15 15 क्या हो गया 30 हो गया, 15 15 हम 225, 2.25, तो 32.25 आया ना। तो यही अंतर कितना हो गया, अंतर कितना हो गया, यही आया कि नहीं आया? आप कहेंगे सर यही तो आया, आया ना। तो आपको चाहिए क्या, 21% मैंने पहले ही पता कर लिया है, मतलब इतने परसेंट की वैल्यू ये है, तो 21% की वैल्यू बताओ क्या होगी। 2 दहम 20, मतलब कि 9 बार जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, यहाँ से हटाएंगे और 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है। या 2 जीरो में यहाँ के बजाय मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा, यहाँ लगा दूंगा। अब मैं 25 से कट करूंगा, 25 9 या 225, और ये कितना बनेगा बेटा 25 अट्ठे 200, 25 चौका 100, ठीक है। 9 से कटेगा, यस, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 1 19, 9 1 कम 9 5 14 9 6 54, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे कि 216 गुणे 84 और 6 3 9, मैं कहता हूँ आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल बनेगा। आप चेक कर लिए, इससे ज़्यादा और कुछ है क्या? तो 7 2 9, 6 3 9 ये है, ये 9 का मल्टीपल बन रहा है। 5 4 9 ये नहीं है, 8 1 9 6 ये भी नहीं है, 8 1 9 ये भी नहीं है, 4 4 अच्छा ये है, 1 मिनट, 8 1 9 4 4 8 1 9 ये है। और क्या बन रहा है 12 से 84, नंबर 7 का भी मल्टीपल होगा, चेक कर लो भाई, मेरे लिए आसान है। ये भी नंबर 9 का मल्टीपल है और ये भी नंबर 9 का मल्टीपल, 7 से चेक कर लेंगे। 7 3 21, 6 27, 7 8 56, 4 2 6, 7 8 56, 5 7 8 56, इसे 7 से कट रहा है। ये देखो 7 2 14, 4 18, 7 5 35, 6 और 64, 7 9 63, 7 2 14, ये भी नंबर 7 से कट रहा है। 6 चौको 24 के 4, सॉरी, इसका मतलब आंसर वही आएगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। आप यूनिट डिजिट मैच करा लो, बात खत्म। तो यही वहाँ पर यूनिट डिजिट 4 आ रही है, सो ऑप्शन आपका डी इज़ द राइट आंसर। ओके, डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ से ये पता चल गया कि 216 को 84 से गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा, लेकिन आंसर जो होगा 9 और 7 दोनों का मल्टीपल होगा। ये भी 9 का है, वो भी 9 का है, ये भी 7 का, वो भी 7 का, लेकिन यूनिट डिजिट में आप देखेंगे दोनों के अलग अलग है। तो 6 चौको 24, 4 आंसर आ जाएगा, वही आएगा आंसर जहाँ पे 18,144 होगा। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ भाई आगे चलें, तो आप कहेंगे यस सर, ठीक है। आगे आते हैं, करा कि 15,000 की धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया गया कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बराबर है। 12.5% वार्षिक दर पर उधार दी गई धनराशि आपसे पूछा। तो यहां से बेटा क्या है ना कि 1500 की धनराशि 2 भागों में बांटा है, तो मुझे ये पता है कि इसको क्या दिया साधारण ब्याज पे दिया, 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष के साधारण ब्याज। फिर कह रहा है कि 2 धनराशि, दूसरी जो धनराशि है इसी 1500 को 2 भागों में बांटा है, 12.5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तो मैं कहता हूं कि अगर पहली x थी और दूसरी क्या थी y थी, इस पे 10 बचे 50%, ध्यान देना ये ओरल सवाल है बेटा, और इस पे क्या है 12.5 गुणे 4 करोगे तो यहाँ भी 50% आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो 1500 रुपये था ना उसने x और y के अनुपात में बांटा, तो x/y जो आ गया वो आप कहेंगे सर 1/1 आ गया, 1:1 के अनुपात में आ गया। इसका मतलब आधा आधा बांटा गया है। तो कह रहा है कि 12.5% वार्षिक दर पर उधार दी गई धनराशि जो है वो 750 रुपये है, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि 10% पर दी गई कितनी है, तो वो भी कहते हैं, आप यही कह देते कि 750 रुपये है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। सवाल थोड़ा सा बड़े बड़े सवाल थे, ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर कोई डाउट है तो फिर आप बता सकते हैं, अगर कोई समस्या है फिर भी आप कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगे तो मेरे दोस्तों में लाइक शेयर और कमेंट करें, दोस्तों में इसको शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू सो मच।